हेलो डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका आरजे सर। आज पहला वीडियो हम लोग शूट कर रहे हैं क्लास 10th यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के लिए। इंग्लिश लिटरेचर का पोएम जो है, पहली पोएम है डस्ट ऑफ स्नो, रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। आज इस पोएम में, इस चैप्टर में हम लोग सारी ये पूरी पोएम क्लियर कर लेंगे। इसमें जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, जो इसकी समरी है और जो इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं। ठीक है, तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। तो आप सभी लोग जानते ही हैं, पहले से ही सारे बच्चे पढ़े हुए हैं, जो नहीं पढ़े हुए हैं तो जान जाएंगे। हमारी पहली पोएम है डस्ट ऑफ स्नो, रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये एक अमेरिकन पोएट हैं और इन्होंने बहुत सारी खूबसूरत पोएम्स लिखी हैं, जिनके बारे में हम कभी आगे और डिस्कस करेंगे। तो डस्ट ऑफ स्नो जो है, यहाँ पर एक पॉजिटिव साइन है और ये दिखाया गया है कि जब कोई इंसान बहुत ज्यादा दुखी होता है या परेशान होता है, तो उसकी लाइफ में एक छोटा सा पॉजिटिव साइन आ जाता है, जो उसकी पूरी जिंदगी में बदलाव लेकर के आ जाता है। तो पोएट एक बारी जो है जंगल से जा रहे थे, चूंकि ये फॉरेन की बात है, अमेरिका की बात है। इंडिया में भी बहुत सारी जगह बर्फबारी होती है, तो वहां पे बर्फबारी हो रही थी और वो जंगल से जा रहे होते हैं। और एट दैट टाइम बट क्या होता है कि द मूड ऑफ पोएट जो था वॉज नॉट गुड। ही वॉज वेरी सैड एंड वेरी अपसेट। तो क्या होता है कि वहां से वो जा रहे होते हैं और एक रास्ते में एक उनको हेमलॉक ट्री मिलता है। तो यहाँ पर वही बात पहले की, द वे हेमलॉक ट्री मिलता है। और हेमलॉक ट्री जो है वो साइन है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है। हेमलॉक ट्री एक पॉइजनस ट्री होता है, जैसे कि अपने यहाँ इंडिया के अंदर धतूरा होता है, और वो एक पॉइजनस ट्री माना जाता है कि उसको ज्यादा अगर खाएंगे तो वो पॉइजन की तरह काम करेगा। सेम लाइक फॉरेन में हेमलॉक ट्री जो है वो हमारा एक पॉइजनस ट्री है। दैट इज द साइन ऑफ नेगेटिव थिंग। एक वो नेगेटिव साइन है और वो रिप्रेजेंट कर रहा है पोएट के मूड को, कि पोएट का मूड अच्छा नहीं है। उस हेमलॉक ट्री पे एक कौवा आकर के बैठता, द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी। जिस तरीके से वो आकर के उस पेड़ पे बैठा, और पेड़ पे बैठने के बाद क्या हुआ, पेड़ की जो टहनियां थी, डाल थी, वो हिली और उस पे जमी हुई जो बर्फ है, वो हमारी बर्फ जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो हमारे पोएट हैं उनके ऊपर आकर के गिरती है। द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलेट ट्री, द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी। जिस तरीके से एक कौवे ने उस डाल के ऊपर बैठ करके बर्फ को मेरे ऊपर गिरा दिया, हेमलॉक ट्री से जो आकर के गिरी, हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, अ सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड ड्यूड। तो इन्होंने कहा कि जिस तरीके से उस कौवे ने, और कौवा का साइन यहाँ पर है नेगेटिव, हेमलॉक ट्री का साइन है नेगेटिव, बट द जो डस्ट ऑफ स्नो है, इट इज द साइन ऑफ पॉजिटिव थिंग। इट चेंज्ड द माइंड ऑफ, इट चेंज द मूड ऑफ द पोएट, हैज गिवन माई हार्ट। यहां पर यह कहना चाह रहा है कि मेरे दिल को एक ऐसा मौका मिला, मेरे दिल को इसने एक मौका दे दिया कि वो बदल गया। अ सेव्ड सम पार्ट, और मेरे दिन का एक हिस्सा बचा दिया, ऑफ अ डे आई हैड ड्यूड। जो दिन मैंने दुखी होकर के, अपसेट होकर के, सैड होकर के जो खराब कर दिया था, बर्बाद कर दिया था, जो मेरा मूड ऑफ था, उसको ऑन कर दिया, मेरा मूड चेंज कर दिया, उसको पॉजिटिव कर दिया एक बर्फ ने। डस्ट ऑफ स्नो का मतलब यहाँ पर है बर्फ की धूल, यानी बर्फ बहुत पतली पतली हल्की हल्की जो गिरी होगी वो, और वो उसने पोएट के मूड को चेंज कर दिया। ठीक है, अब मैं इसमें कुछ चीजें बताता हूं जो इस पोएम से हमें सीखनी चाहिए। वो ये कि लाइफ में हर इंसान, ऐसा कोई इंसान नहीं है जो हैप्पी रहता हो, सैड ना होता हो, सैड होता हो, हैप्पी ना रहता हो। मूड सभी का ऑफ होता है, मूड सभी का अच्छा होता है, बट मूड ऑफ होने की जिस तरीके से वजह होती है, वैसे ही मूड अच्छा होने की वजह भी होती है। यहाँ मूड ऑफ और उनका जो सैडनेस है, अपसेटनेस है, वो दो चीजें यहाँ पर शो कर रही है। एक है पॉइजनस ट्री, दैट इज हेमलॉक ट्री, एंड द सेकेंड थिंग इज अ क्रो। क्रो जब भी हमारे माइंड में उसकी इमेज आती है, ये एक अकेला ऐसा पक्षी है, अगर इसको आप सोचते हैं तो आपके मन में कोई भी पॉजिटिव साइन नहीं आएगा। तो ये दोनों ही पोएट का जो ऑलरेडी मूड अपसेट था उसके साइन है। बट द डस्ट ऑफ स्नो, जो बर्फ की धूल है, जो बर्फ आकर के उनके ऊपर गिरी है, दैट इज द पॉजिटिव थिंग।
positive sign that change the mind of, that change the mood of uh, Mr. Robert Frost, the poet of this poem. एंड फिर इसके बाद में ये तो हो गया। तो ऐसे ही आप लोग अपनी जिंदगी में कुछ साइंस तलाशिए, जिनको मिलने से, जिनको देखने के बाद, जिसके बारे में सोचने के बाद आपका मूड अच्छा हो जाता है, और उन चीजों को, हेमलॉक ट्री या क्रो जैसी चीजों को इग्नोर करिए। अब वो साइन कुछ भी हो सकते हैं, आपके फ्रेंड हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, कोई अच्छी मूवी, गाना हो सकता है, आपकी पढ़ाई लिखाई हो सकती है, कोई दोस्त हो सकता है, कोई अच्छी जगह हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। इसके बाद हम लोग जो है इसमें कुछ जैसे वर्ड्स है, इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, मैं उसको डिस्कस कर लेता हूं। तो ये क्रो, जो कौवा है, ये नेगेटिव साइन है, ठीक है। हेमलॉक ट्री भी जो है नेगेटिव साइन ही है, लेकिन जो डस्ट ऑफ स्नो है, दिस इज, दैट इज पॉजिटिव साइन। और इसने ही रॉबर्ट फ्रॉस्ट के मूड को चेंज किया। हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, ये इसका मतलब है, गिवन चेंज, मेरे दिल को एक मौका दिया कि वो मेरा मूड बदल जाए। सेव्ड मतलब बचा लिया, सम मतलब आप लोग जानते हैं पार्ट ऑफ अ डे, दिन का कुछ हिस्सा। आई हैड रूड, इसका मतलब ये है कि बर्बाद कर दिया अपना कुछ हिस्सा। फेल्ट सैड अबाउट, इसको बोलते हैं felt sad about, यानी destroyed, destroys his time in sorrow। ओके, ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। देन उसके बाद हम लोग इसमें आए हुए कुछ जो एक्सरसाइज है, एडिशनल एक्सरसाइज है, इस पे आएंगे। इससे पहले मैं थोड़ी सी इमेज दिखा देता हूं आपको कि देख लीजिए डस्ट ऑफ स्नो में क्या है। द रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोएम हाईलाइट्स द इनक्रेडिबल सूदिंग इफेक्ट नेचर एंड द लिटिल थिंग्स। इसमें उन्होंने नेचर को भी बहुत ध्यान में रखा हुआ है, और नेचर की भी जो इनक्रेडिबल सॉफ्टनेस है, जो प्रकृति की जो खूबसूरती है, द ब्यूटी है, उसके बारे में भी उन्होंने डिस्क्राइब किया है। देन देयर इज नथिंग दैट नेचर कैन नॉट क्योर फ्रॉम सैडनेस टू इलनेस। अकॉर्डिंग टू दिस पोएम, ये भी एक चीज नेचर के बारे में भी आती है कि प्रकृति के पास ऐसा कुछ भी नहीं है आपके पास, अगर आप बीमार है या दुखी है, जिसको वो क्योर ना कर सके। यहाँ पर क्योर का मतलब बच्चों होता है आपका इलाज करना। क्योर मतलब जानते हैं, जिसको ये संभाल ना सके, जिसको ये हेल्प ना कर सके, राइट। देन सॉरी, उसके बाद on one of these horrible days, the author was covered in snow by the movement of a crow near a hemlock tree। वही बात है जो मैंने बताई कि बर्फ से पूरा ढके हुए थे, हेमलॉक ट्री के पास से गुजर रहे थे, और उसी दौरान एक कौवा आता है और उस पेड़ पे बैठता है। He immediately feels happier when it snows, और बहुत ज्यादा वो खुश हो जाते हैं जैसे ही उनके ऊपर बर्फ आकर के गिरती है। His day dramatically improves, पूरी तरह से ड्रामेटिकली मतलब अचानक तरीके से उनका पूरा का पूरा जो दिन है वो बदल जाता है, इंप्रूव हो जाता है। Thus he realized how minor his issue was in light of the power of mother nature as a whole। जिसको वो इतना बड़ा बर्डन मान रहे थे, जो सैडनेस, जो अपसेट किसी वजह से उनका जो मूड ऑफ रहा होगा, उन्होंने कहा वो एक बहुत तुच्छ चीज है। इतनी तुच्छ चीज था प्रकृति के सामने, जिसने, प्रकृति ने एक छोटे से झटके में, छोटे से तरीके से उसकी, उनके पूरे दिन को सही कर दिया, उनके पूरे मूड को बदल दिया। उसके बाद द बेनिफिट्स ऑफ बीइंग आउटसाइड इन नेचर विद ऑल इट्स एम्बिग्यूटी कैन अप्लाई टू एवरीवन एनीवेयर एट एनी टाइम। और प्रकृति की ब्यूटी हर एक इंसान के ऊपर लागू होती है, वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, उसको प्रभावित करती है, उसके ऊपर इफेक्ट डालती है, और पॉजिटिवली इफेक्ट डालती है। सो थ्रू दिस
items, the poet has attempted to draw attention to the fact that occasionally beings associated with the dark side of life can also usher in change and happiness. यहाँ पे जो असर है का मतलब ये है कि ये हमको हेल्प करता है हमारे माइंड को चेंज करने में. इट हेल्प्स लाइक अ टीचर, इट एक्ट्स लाइक अ टीचर. यानी हमारी जो नेचर है वो हमारे साथ में एक टीचर की तरह है, एक हमारे सपोर्ट की तरह है, एक हमारे हेल्पर की तरह है. तो छोटी छोटी चीजों से हमारा दिमाग बदल जाता है, हमारी चीजें बदल जाती हैं. इस तरफ ध्यान आकर्षित किया है इस पोएट ने, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने. Ironically, the poem uses hemlock trees, which are poisonous, and crows, who symbolize fear and gloom, as the bearers of pleasure in the narrator's life. ये दोनों ही जो हमारा ये क्रो है, इसको देखने के बाद ही लगता है कि ये नेगेटिव साइन है, और ये हेमलॉक ट्री है. आप लोग देख लीजिए. देखिए, कोई भी चीज को समझने के लिए इमेज बहुत जरूरी रहती है, और चूंकि हम लोग डिजिटल बोर्ड लेकर के आए हैं तो हम सोचते हैं ये थोड़ी थोड़ी हेल्प करे. पहला वीडियो है, उस हिसाब से आप लोग जज मत करिएगा, बट प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट. देखिएगा, प्रैक्टिस करते हुए हम लोग भी परफेक्शन में आ जाएंगे. ये हो गया. हाँ, तो कुछ क्वेश्चन आंसर है. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ऑलमोस्ट पूछा ही जाता है सारे एग्जाम्स में. वो है, व्हाट इज द डस्ट ऑफ स्नो, व्हाट डज द पोएट से हैज चेंज्ड हिज मूड, हाउ हैज द पोएट्स मूड चेंज्ड. तो इसका हिंदी में मतलब है कि व्हाट इज द डस्ट ऑफ स्नो. डस्ट ऑफ स्नो क्या है आपको पता है, एक ये पॉजिटिव साइन है. व्हाट डज द पोएट से हैज चेंज्ड हिज मूड. अब पोइट कहता है कि किस चीज ने उसका मूड चेंज कर दिया, तो जाहिर सी बात है पॉजिटिव साइन आपका जो डस्ट ऑफ स्नो है. हाउ हैज द पोएट्स मूड चेंज, और कैसे बदल गया. आंसर भी दिया हुआ. अ डस्ट ऑफ स्नो कुड मीन अ freckle of snow, or it could also refer to the little white flowers that can be found on hemlock tree. This dust of snow changed the poet's mood. The poet's mood changed from that of dismay to joy. He was holding the day in regret when this dust of snow fell on him, and this simple little thing brought him some joy. थोड़ा सा स्टैंडर्ड आंसर है. अगर आपको लगता है जो स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स हैं दे कैन लर्न दिस आंसर, और जो लोग थोड़ा सा लगता है कि इजी आंसर चाहिए, अभी मैं आपको वो दूसरी स्लाइड पे भी दिखा दूंगा. इजी आंसर भी हमारे पास उपलब्ध है. ये इसका एक आंसर हो जाएगा. एंड जो सेकंड क्वेश्चन है, हाउ डज फ्रॉस्ट प्रेजेंट नेचर इन दिस पोएम. The following questions may help you to think of an answer. What are the birds that are usually named in poems? Do you think a crow is often mentioned in poems? What images come to your mind when you think of a crow? वही बात है, क्या आपके दिमाग में इमेज बनती है, कौन सी बर्ड्स का नाम इसमें लिया गया है. और डू यू थिंक अ क्रो इज ऑफन मेंशन्ड इन पोएम्स, इसमें क्रो का जिक्र हुआ है. Second question है, again, what is a hemlock tree? Why doesn't the poet write about a more beautiful tree such as a maple or an oak or a pine? इससे ज्यादा खूबसूरत पेड़ के बारे में क्यों जिक्र नहीं किया है पोएट ने. What do the crow third है, what do the crow and hemlock represent? Joy or sorrow? What does the dust of snow that the crow shakes off a hemlock tree stand for? ये सारी चीजें मैंने पोएम के दौरान ही आपको डिस्कस कर ली है. अगर आप एक अच्छे नरेटर हो, अच्छी ट्रांसलेट कर लेते हो, सो इफ यू अंडरस्टैंड इट इन हिंदी यू कैन ट्रांसलेट इट इन इंग्लिश वेरी इजिली. ओके, आंसर नंबर 1 जो है, फ्रॉस्ट हैज presented nature in quite an unconventional manner, while in other nature poems we come across birds such as nightingales or sparrows. Frost has used a crow. ज्यादातर लोग खूबसूरत पक्षियों के बारे में ही जिक्र करते हैं, बट फ्रॉस्ट ने जो है इसमें क्रो का जिक्र किया है. क्यों? अ क्रो कैन बी एसोसिएटेड विद समथिंग डार्क, ब्लैक एंड फोरबोर्डिंग. इसका मतलब ये है कि क्योंकि क्रो जो है एक डार्क हिस्सा दिखा रहा है, सैडनेस को दिखा रहा है, अपसेटनेस को दिखा रहा है, मूड जो आपका डिस्टर्ब है उसको दिखा रहा है. दैट इज वाई अदर पोएट्स यूजुअली मेंशन सिंगिंग नाइटिंगेल्स और ब्यूटीफुल व्हाइट डव्स इन देयर पोएम्स. इन
डव्स का यूज करते हैं सॉरी, सिंगिंग नाइटिंगेल्स का यूज करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2, also the poet has written about a hemlock tree which is a poisonous tree. He has not written about a more beautiful tree such as maple or oak or pine because these trees symbolize beauty and happiness. Frost wanted to symbolize the feelings of sadness and regret, which is why he has used a hemlock tree. Okay, नेक्स्ट है द क्रो एंड द हेमलॉक ट्री रिप्रेजेंट सॉरो, जो कि यहाँ पे पहले से ही दो ऑप्शन थे कि जॉय को रिप्रेजेंट करता है सॉरो, तो इजी आंसर हो जाएगा, वहां से ही निकल जाएगा। द डस्ट ऑफ स्नो दैट इज सेकंड ऑफ द हेमलॉक ट्री बाय द क्रो स्टैंड फॉर जॉय दैट फ्रॉस्ट एक्सपीरियंसेस। He has therefore used an unconventional tree and bird in order to contrast them with joy in the form of snow. Okay, तो ये तो हो गए ये थोड़े स्टैंडर्ड क्वेश्चन आंसर है, और इतने से ही आते ही है, अगर आप इतना तैयार कर लेंगे तो इस पोएम से आने वाले क्वेश्चन आंसर यही है। बाकी यूपी बोर्ड में 4 लाइंस की पोएम आती है, सेंट्रल आइडिया आता है, सो यू कैन लर्न एंड राइट। आप वो सेंट्रल आइडिया कहीं से भी ले सकते हैं, स्कूल में लिखवाया गया वो, नहीं तो आप गूगल से भी ले सकते हैं। बाकी मैं आपको लास्ट स्लाइड पे चलता हूँ जिधर आपको दिखाया था क्वेश्चन आंसर्स है, ठीक है। सो ये कुछ इजी क्वेश्चन आंसर है। यहाँ पे देखिए समरी आप लोगों की बुक्स में दी, ये भी रहती है, एनसीईआरटी की बुक से मैंने लिया हुआ है। व्हाट इज डस्ट ऑफ स्नो, व्हाट डज द पोएट से, हैज चेंज्ड हिज मूड, हाउ हैज द पोएट्स मूड चेंज्ड। So a dust of snow means the particles of snow held together. The poet says that the falling of the dust of snow on him has changed his mood. First he felt sad, but the falling of the dust of snow changed his mood from sad to happy. It changed due to the beauty of nature in different way. यहाँ पर ये बता रहे हैं कि पहले तो वो सैड था, लेकिन जैसे ही उसके ऊपर बर्फ की धूल गिरती है उसका मूड चेंज हो जाता है और वो दुखी से खुशहाली की रूप में बदल जाता है, उसका मूड अच्छा हो जाता है, खुश हो जाता है। आप कह रहे हैं हाउ डज फ्रॉस्ट प्रेजेंट नेचर इन दिस पोएम, द फॉलोइंग क्वेश्चंस में हेल्प यू टू थिंक ऑफ एन आंसर। कवि फ्रॉस्ट इस कविता में प्रकृति को कैसे प्रस्तुत करता है, निम्नलिखित प्रश्न आपको उत्तर सोचने में सहायता दे सकते हैं। क्या है, व्हाट आर द बर्ड्स दैट आर यूजुअली नेम्ड इन पोएम्स, वही क्वेश्चन है। डू यू थिंक अ क्रो इज ऑफन मेंशन्ड। अब देखिए यहाँ पर देखिए बहुत ही आपका ये तीनों वही क्वेश्चन है। अब यहाँ पर जो है इनके आंसर्स इजीली दिए हुए हैं। बर्ड्स विद ग्रेट क्वालिटीज आर यूजुअली नेम्ड इन पोएम्स। सम ऑफ सच पॉपुलर बर्ड्स आर जैसे कुक्कू, मैना, पीकॉक, पैरट एटसेट्रा। और वहां पर कौन से दिया गया था, डव पोएम, डव पक्षी दिया गया है और सिंगिंग नाइटिंगेल दिया गया है। सो यहाँ पर ये थोड़ा सा वो ज्यादा स्टैंडर्ड का है और ये थोड़ा लो स्टैंडर्ड का है। जो आपके लिए इजी हो यू कैन यूज, यू कैन राइट। अ क्रो इज रेयरली मेंशन्ड इन पोएम्स, बहुत ही कम क्रो का यूज होता है पोएम्स में। हाउएवर इट इज मेंशन्ड वेयर देयर आर ट्रेजिक और सीरियस थीम्स, यहाँ पे डार्क और ब्लैक यूज किया गया था। अब ट्रेजिक और सीरियस थीम्स के लिए इसको यूज किया जाता है। इट इज लुक्ड एट ominously. When I think of a crow, I make images of sadness. These may also be some bad happening or somebody's coming to my house. तो इसका मतलब ये भी होता है कोई हमारे घर आ रहा है, हालांकि एक ही पॉजिटिव साइन भी है, जब कौवा बोलता है तो लोगों को लगता है घर कोई आ रहा है। और दूसरा ये रहता है कि इसी साइन सैडनेस का भी होता है या कुछ बुरा होने वाला है। उसके बाद हेमलॉक ट्री इज पॉइजनस प्लांट, इट हैज स्मॉल व्हाइट फ्लावर्स। The poet does not write about a more beautiful tree because the crow suits better the hemlock tree and the occasion. It also suits the pitiable mood he is signed. उसके दयनीय स्थिति को भी रिप्रेजेंट करता है और हेमलॉक ट्री क्रो को भी सूट कर रहा है बिकॉज ये दोनों ही नेगेटिव साइन को दिखा रहे हैं। अगर हम यहाँ पर कोई अच्छा पेड़ ले लेते या कोई अच्छा पक्षी ले लेते और पेड़ हेमलॉक लेते या हेमलॉक पेड़ लेते और पक्षी दूसरा लेते, मीन्स दोनों को अगर एक को चेंज कर देते तो शायद कॉन्ट्रास्ट मैच नहीं कर पाता, शायद चीजें सही से मैच नहीं कर पाते, और ये दोनों ही पोएट के मूड को दिखा रहे। ओके, इसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पे एडिशनल एक्सरसाइज ही हुई है। अब इसको भी हम लोग देख लेते हैं। द वे हेमलॉक ट्री से लेकर के यहाँ तक, हु इज द पोएट ऑफ अबोव लाइन्स, सबको पता है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। हु वाज सिटिंग ऑन द ट्री, क्रो।
वेयर वॉज द पोएट स्टैंडिंग अंडर द हेमलॉक ट्री, बिल्कुल आप लोगों को पता ही है. सो व्हाट इज डस्ट ऑफ स्नो, पार्टिकल्स ऑफ स्नो. द क्रो सूक डाउन द डस्ट ऑफ स्नो. और ये दूसरा दिया हुआ है, द साइट ऑफ द फॉलिंग ऑफ द फाइन डस्ट ऑफ स्नो चेंज्ड द, जैसे कि इसमें तो हमारा ये वाला हो जाएगा आपका रॉबर्ट फ्रॉस्ट. हु वाज सिटिंग ऑन द ट्री क्रो, वेयर वाज द पोएट स्टैंडिंग अंडर हेमलॉक ट्री. What is dust of snow stand for, particles of snow. The crow shook down, I'm sorry, the dust of snow. Okay. The sight of the falling of the fine dust of snow changed his mood, made him gloomy. Gloomy मतलब होता है sadness, इसका मतलब होता है sadness. ओके, इसका भी मतलब होता है वही. और चेंज हिज मूड, मेड हिम हैप्पी. तो इसके लिए आपको इसका होगा आपका चेंज हिज मूड. और द चेंज ऑफ मूड सैडनेस द पोएट, चीयर्ड द पोएट, ग्रीव्ड द पोएट, अपसेट द पोएट, चीयर्ड द. अब चीयर्ड मतलब हैप्पीनेस होता है. जैसे हम लोग बोलते हैं ना मूवीज वगैरह में कोल्ड ड्रिंक या ड्रिंक पीते हैं तो क्या बोलते हैं, चीयर्स बोलते हैं. उसी की ये थर्ड फॉर्म है, चीयर्ड. Earlier the poet had felt the day had been purposeful. Earlier the poet had felt, पहले उसका मूड कैसा था, had been purposeful, the day had been well spent, अच्छे से गुजरा था. The whole day had been wasted, पूरा का पूरा दिन बर्बाद हो गया. The day had been well utilized, उद्देश्यपूर्ण था, अच्छे से गुजरा था, या पूरी तरह से खराब हो गया था, या पूरी तरीके से इसको इसने इस्तेमाल किया था. तो हमें पता है कि उसका दिन पूरा खत्म खराब हो गया था, लेकिन मूड चेंज होने के बाद उसका बाकी का दिन बच गया था. तो बच्चों अभी आज के लिए इतना ही इस पोएम में. और मैंने अपनी तरफ से कोशिश तो बहुत करी है कि ये पोएम आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए. थोड़ा सा वीडियो शायद बड़ा हो गया होगा, तो आप इसकी स्पीड बढ़ा करके देख लीजिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच एंड कीप ग्लोइंग, कीप शाइनिंग और बी हैप्पी ऑलवेज. थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय.